हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम जो है गोनेड्स वाले पार्ट पढ़ चुके हैं। मेल गोनेड्स जो है वो क्या है? टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल गोनेड्स जो है वो है ओवरी, जहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट स्टेप, जो कि है तो गैमेटोजेनेसिस। देखिए क्या होता है। हमने पहले भी देखा था कि रिप्रोडक्शन कुछ स्टेप्स में होगा। तो पहला जो स्टेप है, हमने अभी ऑर्गन पढ़ लिए मेल और फीमेल के। ठीक है, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। वह प्रोसेस जिससे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है गोनेड्स के द्वारा, वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन, इसको हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? युग्मक जनन। तो ये क्या है? पहली स्टेप है। पहले क्या होंगे? युग्मक बनेंगे, गैमेट्स जो हैं वो बनेंगे। तो मेल गैमेट जो है वो कौन सा है? ह्यूमन में जो मेल गैमेट है वो क्या है? स्पर्म। ठीक है, यानी कि शुक्राणु। और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम, यानी कि अंडाणु। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल इन द गोनेड इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी गोनेड्स में हैप्लॉइड गैमेट्स का बनना डिप्लॉइड जर्म सेल से, वो क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब ये कहाँ पर होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में। ये देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस में बनेंगे स्पर्म और ओवरी में बनेंगे ओवम। फिर मेल में क्या होगा? मेल में स्पर्म बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। और फीमेल में बनते हैं ओवम, तो इसे हम कहते हैं ओजेनेसिस और या अंडाणु जनन। ठीक है, अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब शुरू होती है? जब प्यूबर्टी आती है ना, जब मैच्योरिटी, यानी जब हम बोलते हैं कि किशोरावस्था में हम जाते हैं 12 से 13 साल के बीच में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? प्यूबर्टी पे। और oogenesis स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जब कोई फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, गर्ल चाइल्ड, तो तभी उसमें oogenesis की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस हैं गैमेटोजेनेसिस की। जो गैमेट्स हैं, gametes are the only link between generation, and their nuclear DNA is the depository of all those genetic information which are required for the development of new organism। यानी जो gametes हैं वही क्या होते हैं? दो जनरेशन के बीच की लिंक होते हैं, और उनका जो डीएनए होता है वो क्या होगा? जो नए ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसी में होगी। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस द जर्म सेल्स अंडरगोज मियोसिस सो दैट द गैमेट इन गैमेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ एंड गैमेट्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो जर्म सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और उसी के कारण जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पर आधे रह जाते हैं, और जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। अब इसमें पहला हम क्या देख रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, ये हम पहली प्रोसेस जो है ये देखेंगे। तो देखिए, शुक्राणु जनन जो है ये, इसके डेफिनेशन हम क्या देंगे? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस की, उससे स्पर्म्स का बनना या उसकी जो जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं उनसे स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्म एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जो जर्माइनल एपिथेलियम होता है, जर्माइनल एपिथेलियम कंटेन्स क्यूबॉइडल प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स एंड टॉल सोमेटिक सेल्स कॉल्ड सर्टोली सेल्स। मतलब इनमें क्या होगा, क्यूबॉइडल जर्म सेल्स होती हैं और साथ ही साथ क्या होती हैं, लंबी सोमेटिक सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल या नर्स सेल। सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या कर रही है, एंकर द डिफरेंशिएटिंग सेल्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ये हमने पहले भी देखा था कि ये क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें देखिए दो फेजेस आते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। तो देखिए कैसे होगा, जो इनर वॉल होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, उसमें दो टाइप के सेल हैं, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। तो जर्म सेल से स्पर्म बनेंगे और सर्टोली सेल क्या काम कर रही है, उसको नरिशमेंट देने का काम कर रही है। जर्म सेल डिवाइड एंड डेवलप इनटू स्पर्म, सर्टोली सेल नरिशेज द डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, ये क्लियर है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। पहला क्या है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी पहले वाले हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहले क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है और फिर बनते हैं स्पर्म्स। क्लियर है। तो पहला जो स्टेप है स्पर्मेटिडोजेनेसिस वो देखेंगे हम। ये देखिए स्पर्मेटिडोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं या 3 फेजेस होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था। तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया है उनमें रिपीटेड डिवीजन होते हैं माइटोसिस से, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, पहला हो रहा है माइटोसिस। तो यहाँ पर नए सेल्स बनेंगे। सम ऑफ दिस सेल्स मूव टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एंटर टू ग्रोथ फेज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब इनमें से कुछ सेल कहाँ जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की तरफ, और ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और ये जो सेल्स दूसरे जो बचे हुए हैं वो कहलाते हैं स्टेम सेल्स। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो बनते हैं। ये देखिए, जो स्पर्मेटोगोनिया है अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। पहला डिवीजन कौन सा हो रहा है, माइटोसिस, और लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियल सेल बन रहे हैं। मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है, इनमें 46, क्योंकि अभी माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज़ रहेंगे, 2n ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे कि आपको क्या दिया है, ये फर्स्ट ये 2n है ना। अब इसमें डिवीज़न हुआ तो फिर से 2n ही बने, फिर डिवीज़न हुआ, माइटोसिस चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये लिखा हुआ है माइटोसिस, तो यहाँ पर माइटोसिस चल रहा है, तो यहाँ पर ये 2n बनते हैं। अब इनमें से एक सेल जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन की तरफ कुछ सेल, और वहाँ पर वह ग्रोथ फेज में जाएगी और क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे कि ये जो है ये क्या बन गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंड फेज जो आता है वो क्या है, फेज ऑफ ग्रोथ। इन दिस फेज स्पर्मेटोसाइट एंड देयर न्यूक्लियाई इनलार्ज इन साइज। इस फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में, कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपनी साइज बढ़ाएगा और मैच्योर हो जाएगा। तो ये पूरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो ऐसा मैच्योर स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमको दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा फेज है फेज ऑफ मैच्योरेशन। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। यानी रिडक्शनल डिवीजन यानी क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोसाइट जो प्राइमरी वाला है उसमें क्या हो रहा है, मैच्योरेशन फेज के बाद पहला मियोसिस होगा और 2 सेल्स बनेंगे। और जब मियोसिस हो रहा है तो दोनों सेल कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे। तो देखिए यहाँ तक आपको क्या दिख रहा था कि 2n बन रहा है। ठीक है, अब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 होगा तो यहाँ पर ये जो 2 सेल बन रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है, NN। 2N से कैसे बन गए वो, NN बने। क्यों बने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। तो अब ये जो 2 बने ये कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन रहा है ये, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो दोनों डॉटर सेल बन रही है वो कहलाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स again undergo second maturation division which is simple mitotic division। अब इसमें होगा माइटोसिस, ठीक। और क्या बनेगा, 4 डॉटर सेल बनती है यहाँ पर विच आर नोन एज स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। देखिए अब इसमें हो गया, ये 2 बन रहे थे पहले, ये 2 बने मियोसिस से। फिर उसके बाद जो है इनमें क्या हुआ, डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न हुआ, कौन सा डिवीज़न होगा यहाँ पर मैचुरेशन फेज में, माइटोसिस। तो माइटोसिस से क्या बन रहे हैं, ये जब 2 डिवाइड होंगे तो क्या बनाएंगे, ये 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं यहाँ पर बनेंगे। और माइटोसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे। इन दोनों में NN थे तो यहाँ पर भी इन चारों में क्या रहेंगे, NN, यानी 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन गए हैं। तो ये पहली प्रोसेस यहाँ पर एंड होती है इनके बनने पे, स्पर्मेटिड, जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या आती है, सेकेंड स्टेप आती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखिए सेकेंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अभी देखिए आपको जो स्पर्मेटिड्स है वो कैसे दिख रहे हैं, ये ऐसे राउंड शेप के स्ट्रक्चर, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे स्पर्म के शेप में। स्पर्म जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, पूरा हेड और टेल होती है उनमें। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में कन्वर्ट होना ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजोआ जो है उन्हें हम स्पर्म्स ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बनेंगे स्पर्मेटिड्स से। स्पर्मेटिड फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल मैचुरेशन डिवीजन हुआ था और उससे स्पर्मेटिड बने थे। अब जब मेटामॉर्फोसिस इनमें होता है यानी कायांतरण की प्रोसेस इनमें होती है, तो ये जो स्पर्मेटिड है ना ये नॉन मोटाइल है, मतलब इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मोटाइल स्पर्म में, यानी मूवमेंट करने वाले स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। तो देखिए इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले होता है स्पर्मेटिड इंक्रीज लेंथ वाइज, मतलब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो उनकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होंगे वो। न्यूक्लियस श्रिंक बाय लॉजिंग वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर से, न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसमें से पानी जो है वाटर वो बाहर आ जाता है। और हर एनिमल में इसका जो शेप है वो क्या रहेगा, अलग। फिर इसका जो शेप है न्यूक्लियस का वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द स्पर्म हेड, यानी स्पर्म का हेड किस शेप का रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा। फिर सेंट्रियोल जो है, द 2 सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्मेटिड गेट अरेंज वन आफ्टर द अदर बिहाइंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पीछे सेंट्रियोल अरेंज हो जाते हैं। आगे वाले सेंट्रियोल को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और पीछे वाले को कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। द डिस्टल वन चेंजेस इनटू बेसल बॉडी एंड गिव राइज द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म, जो पीछे वाला होता है वो बेसल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट। फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेबनकर, विच रिमेन कॉन्फाइंड टू द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, जो कहाँ रहती है, मिडिल पीस में स्पर्म के। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कुछ चेंजेस होते हैं और वो बना लेता है एक्रोजोम, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है एज अ केप, एक टोपी की तरह वो न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, ठीक है। तो और जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्पर्मेटिड की, रिमेन एज एन एनवलप ओवर द एंटायर
मैच्योर स्पर्म इंक्लूडिंग इट्स टेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है स्पर्मेटिड की वो ऐसे ही रहेगी और एनवलप बना लेगी पूरे स्पर्म के ऊपर, उसकी टेल पे भी। तो ये जो सारे चेंजेस हैं, यानी अब इसके बाद जो स्पर्म है वो कैसा बनता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में रहता है, यानी ऐसा एम्बेडेड रहेगा उसमें, और उससे वहाँ से वो क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं? देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे रिलीज होते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सर्टोली सेल पे वर्क करेंगे और क्या करेंगे, सिक्रीशन ऑफ फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और यहाँ पर जो LH है वो क्या कर रहा है, लीडिंग सेल पे इफेक्ट डाल रहा है, एंड्रोजन हार्मोन यहाँ सिक्रीट हो रहा है और यहाँ पर एंड्रोजन के कारण क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ऐसे जो है हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है पूरी बॉडी के हमारे फंक्शंस में। पहले भी हमने देखा ही था कि एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये सिक्रीट होते हैं टेस्टिस से, और इनको स्टिमुलेट कौन करता है, गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये कौन कौन से, LH और FSH। ठीक है, और ये पिट्यूटरी को कौन एक्टिवेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है उसने एक्टिवेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हुए LH और FSH, और इन्होंने फिर एंड्रोजन और सर्टोली सेल और लेडिंग सेल को एक्टिवेट किया और फिर उससे पूरी प्रोसेस क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो ऐसे हार्मोन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, उनमें। अब देखिए, ये देखिए स्पर्मेटिड से पूरा स्पर्म्स का बनना। ये देखिए जो स्पर्मेटिड था वो ऐसा राउंड शेप, और ये है उसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, फिर उसके बाद ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है इसमें दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे ये लेंथ में बढ़ता जाता है, देखिए इस टाइप का ये ऐसे ओवल शेप का होता जाता है, और ये जो ये पूरा देखिए कैसे ये अपना शेप चेंज कर रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका देखिए ऐसे इस तरफ अरेंज होता जाएगा, और धीरे ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट, और धीरे धीरे ये पूरा देखिए कैसे चेंज होता जा रहा है, ये यहाँ से पूरी सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक्रोसोम वाला पार्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस ऐसा शेप ले लेगा, और यहाँ से ये साइटोप्लाज्म जो है बाहर श्रिंक हो गया है न्यूक्लियस पूरा, और ये इसकी टेल बन जाएगी। और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि कैसा बचा, ये हेड वाला पार्ट बन गया, ये मिडिल पीस वाला पार्ट बना, और ये टेल। तो ऐसे 3 पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, और ये जो है ये कैसा है, नॉन मोटाइल, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, और ये स्पर्म जो है ये पूरी तरीके से मोटाइल होता है, यानी ये चल सकता है, इसमें मूवमेंट होता है। तो ऐसे ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसका पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये देखिए सबसे ऊपर जो है ये एक्रोसोम वाला पार्ट है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये इसका हेड वाला पार्ट है, फिर ये इसका जो है न्यूक्लियस है, फिर ये है मिडिल पीस, और ये है टेल। ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्रोसोम है, ये हेड है, ये मिडिल पीस है, और ये टेल है। तो इसका जो हेड होता है, अब देखिए यहाँ पर वैसे हम 4 पार्ट बोल सकते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो हेड जो होता है ह्यूमन स्पर्म का, ये ओवल शेप का होता है, इसमें कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस होता है विथ स्मॉल वैक्यूल एंड एक्रोसोम ओवर द न्यूक्लियस लाइक अ कैप। ये एक्रोसोम वाला पार्ट है न्यूक्लियस के ऊपर कैप की तरह। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक्रोसोम किससे बना है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से।
ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स स्पर्म टू पेनिट्रेट थ्रू द एग मेम्ब्रेन एंड एंटर द साइटोप्लाज्म बाय इट्स टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम कॉल्ड हाइडल यूरेनेट्स। तो ये जो एंजाइम है इसकी हेल्प से ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है वो क्या करता है? एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा और न्यूक्लियस जो है वहाँ तक जाएगा। न्यूक्लियस कैसा होता है इसका? लॉन्ग, नैरो एंड पॉइंटेड। न्यूक्लियस है लॉन्ग, नैरो और पॉइंटेड। ये बना है किससे? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑफ स्पर्मेटिड एंड लॉस ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोलस एंड एसिडिक प्रोटीन। पूरा जो कंडेंस हो गया है न्यूक्लियर क्रोमेटिन और आरएनए यहाँ से निकल जाता है, न्यूक्लियोलस और एसिडिक प्रोटीन। केमिकली इट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन होता है इसमें। Anterior half of nucleus and acrosome are covered by a fibrillar sheath called गैलिया। आगे वाला जो पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस और एक्रोसोम का वो एक फाइब्रस शीट से कवर्ड रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? गैलिया। फिर नेक वाला पार्ट होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म दैट कनेक्ट हेड विथ मिडिल पीस। ये देखिए इसको आप नेक बोल सकते हैं, जो ये हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है ये नेक का और इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। These are introduced into the egg at the time of fertilization along with sperm nucleus to initiate cleavage in the zygote। ये कहाँ पर एंटर करते हैं? एग में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो। फिर उसके बाद आ रहा है ये मिडिल पीस वाला पार्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बॉडी ऑफ द स्पर्म। इसे स्पर्म की बॉडी भी कहा जाता है। इसमें होते हैं एक एपाइकल पार्ट जिसमें एक्सेल फिलामेंट है और ये कवर्ड रहता है कॉइल्ड स्पाइरल शीट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, पूरा यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। ये जो सारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है इसका वो है टेल। लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पर्म कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल एक्सेल फिलामेंट, थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एन आउटर स्मूथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी चीज़ें इसमें होगी और ये क्या काम करता है? मूवमेंट में हेल्प करेगा टेल वाला पार्ट जो है। तो ये हो गया इसका पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर। फिर ये देखिए यहाँ पर उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। हेड वाला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है हेड। कैसा है? इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। एंटीरियर कैप लाइक एक्रोसोम है। एक्रोसोम हैज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग डिवीज़न। और ये क्या काम करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। नेक का फंक्शन क्या है? कनेक्ट करना हेड और मिडिल पीस को। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को मूव करने के लिए। और टेल जो है वो लॉन्ग सिलेंडर होती है और वाइब्रेट करती है। ठीक है, एक बार एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट होते हैं यानी बाहर आते हैं। और 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप, साइज एंड 40% मोटिलिटी, यानी 40% उनमें से आराम से मूव कर पाते हैं, नॉर्मल रहते हैं शेप और साइज में। तो ये हो जाएगा पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब ये जो है हमने देखिए आज पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत बार पूछा जाता है और कभी कभी बोलते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ओनली रे डायग्राम। तो रे डायग्राम मतलब क्या है कि आपको क्या बनाना है? केवल ये डायग्राम, ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये सारा लिखा होना चाहिए कि फर्स्ट ये है स्पर्मेटोगोनियम, देन इसमें माइटोसिस हो रहा है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया 4 बन रहे हैं, फिर ये ग्रोथ फेज में जा रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर इसमें मियोसिस हुआ,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स 4 बन रहे हैं और फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ये डिटेल, और फिर साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लिखते हैं हम कि कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन फेज, ये ग्रोथ फेज, और ये जो है 3 फेजेस हमने जो देखी थी यहाँ पर, मैचुरेशन फेज। तो ये पूरा डिटेल केवल डायग्राम से आपको समझाना रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करना है, और साथ ही साथ आपको स्पर्म का डायग्राम भी अच्छे से करना है, मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस का ये पूरा चार्ट और इसे एक स्पर्म का डायग्राम। तो आज यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे oogenesis। थैंक यू।